न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। सेहत आपकी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस बार सेहत आपके प्रोग्राम में हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनम यांगजेस जी है। तो डॉक्टर जी पीजीआई एडवांस आई सेंटर में तैनात है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जुले नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर सोनम यांगजेस है और मैं एडवांस आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉर्निया कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिटी में काम कर रही हूँ और इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आई का कॉमन जो डिजीज है कैटरेक्ट बोलते हैं, तो इसके बारे में आप विस्तार से बताएं हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, कैटरेक्ट बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है, क्योंकि अब हम ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी न किसी इंसान अगर वो 50 या 60 साल के ऊपर अगर जिएगा तो उनको कैटरेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक उम्र के हिसाब से बनने वाली बीमारी है जो हर किसी को होगा। तो कैटरेक्ट सर्जरी जो है इसीलिए दुनिया की सबसे कॉमन सर्जरी मानी जाती है। हर जगह होती है, हज़ारों नहीं अरबों की संख्या में हो रही होगी। और हम अभी जो ज़्यादा देखते हैं वो होता है एज रिलेटेड कैटरेक्ट, जो उम्र के हिसाब से लोगों की आंख में चिट्टापन आ जाता है, लेंस जो है सफ़ेद हो जाता है, जिसे हम सफ़ेद मोतिया या चिट्टा मोतिया बोलते हैं। वही चिट्टा मोतिया हम बच्चों में भी देखते हैं। छोटे हॉस्पिटल्स में इतने कॉमन नहीं होते, लेकिन पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में कॉमन एक रेफरल सेंटर है, टर्शियरी सेंटर है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको माँ की पेट के अंदर होने के टाइम पे ही चिट्टा मोतिया बनता है, या बहुत अन्य बीमारियां होती हैं जैसे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या न्यूट्रिशन जैसे खाना पीना अगर माँ का सेहत अच्छा नहीं होता उसकी वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो जाए। सबसे कॉमन इन्फेक्शन है रुबेला करके इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे वायरस इन्फेक्शंस भी होती हैं जो अगर माँ के गर्भ में अगर बच्चा हो और माँ को कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी बच्चों की आंख में चिट्टा मोतिया बनता है, और उसको एक सही टाइम पे ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बोलते हैं कि एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, बड़े लोगों में जब मोतिया होता है तो उनको जब दिखना कम हो जाता है तभी हम ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी चिट्टा मोतिया होता है या कुछ सालों बाद उनको किसी और बीमारी की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या स्टीरॉयड की वजह से मोतिया बनता है, उनको एडवाइस किया जाता है जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए। नहीं तो अगर उन बच्चों में अगर आपने सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया मोतिया, या सही टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और मोतिया बनता रहे, तो वो बच्चे जो है बड़े होके भी नहीं देख सकते। उन लोगों का अगर ऑपरेशन बड़े होके 20-25 साल की उम्र में होता है तो एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। उससे जो होता है बच्चों की आंख में ना जो रोशनी बनने का जो क्षमता होता है, पैदा होने के टाइम पे मोतिया के कारण वो रोशनी उनकी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। तो बच्चों की जो कॉर्टिकल जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। तो अगर हम सही टाइम पे उस चिट्टा मोतिया को निकाल देते हैं तो उनके ब्रेन तक वो रोशनी पहुंच सकती है और उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट नॉर्मल हिस्से से हो सकती है। और यही अगर 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक अगर हमने ऑपरेशन कर दिया बच्चे का, तो वो ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, क्योंकि हमारी न्यूरोनल प्लास्टिसिटी जो बोलते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट उस एज में बहुत अच्छी होती है। उसके बाद ना जो तो हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है इतना कि उसके बाद भी अगर हमने ऑपरेशन करके लाइट जाने की कोशिश भी करी तो वो लेजी आई बनने की वजह से, एम्ब्लायोपी की वजह से 100% विजन नहीं बन पाती है। तो लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगी हमारी तरफ से कि अगर कोई बच्चा हो, सबसे पहले तो प्रिवेंशन वो ज़रूरी है कि अगर माँ के पेट में बच्चा हो तो माँ को सेहत का बहुत ध्यान रखना है, उनकी बीमारी ना हो, उनको कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, टीकाकरण उनको सही टाइम पे लगना चाहिए, और फिर हॉस्पिटल की एंटीनेटल विजिट्स बहुत कॉमनली करनी चाहिए, टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और अगर किसी बच्चे में आंख पे चिट्टा मोतिया हो, वो अगर आपको वाइट रिफ्लेक्स से पता चल जाता है कि बच्चा देख नहीं रहा हो, पेरेंट्स की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहा हो, या वो लाइट को नहीं देख रहा हो, या पेरेंट्स को खुद ही आंखों में एक वाइट सा दिखेगा, क्योंकि ये क्लियर लेंस जो होता है वो नहीं दिखेगा, उनको चिट्टापन दिखेगा, तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके आना चाहिए ताकि वो बच्चे का ऑपरेशन हो जाए। क्योंकि पहले ज़माने में बोला जाता था बड़े होने के बाद ऑपरेशन कराओ, जो अभी इस स्टेज में नहीं होना चाहिए। तो आपने बताया कि बच्चों को जल्दी से जल्दी ये डिटेक्ट होना चाहिए अगर इस किसी बच्चे में हो, तो ये आपने बताया कि डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना। तो छोटे से छोटे उम्र कितने तक आपने ऑपरेशन अभी किया होगा इसके बारे में? तो पीजीआई एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और हमारे इंस्टीट्यूट में
बहुत ज़्यादा ऐसे चिट्टा मोतिया के सर्जरीज होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। छोटे हॉस्पिटल्स में इतनी सपोर्ट नहीं होते जिसे आपको चाहिए। फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होती है, आपको एक जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए। और दूसरा ज़रूरी चीज़ होता है ऐसे छोटे बच्चों में लेंस डालना है कि नहीं डालना, उसका डिसीजन मेकिंग वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे हमारे आई सेंटर में तो 5 दिन 6 दिन के बच्चों का भी ऑपरेशन चिट्टा मोतिया निकाला जाता है। एज लॉन्ग एज उनकी तबीयत सेहत अच्छी होती है और वो जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट होते हैं तो हम नहीं रुकते उनके लिए। लेकिन मोस्टली हम कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक ही आंख में मोतिया हो, तो उनको हम 1 महीने की एज तक थोड़ा सा सेहत बनाने के लिए बोलते हैं कि ताकि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट हो जाए। लेकिन अर्लीस्ट स्टेज पे ही ऑपरेशन होता है पीजीआई में। ये था तो बच्चों के बारे में। आप एज रिलेटेड जो कैटरेक्ट सर्जरीज होते हैं उनके बारे में थोड़ा आप डिटेल से बताएं। हाँ जी, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सबसे कॉमन चिट्टा मोतिया का ऑपरेशन, और हमारे सारे लोगों को भी पता होगा कि उनके परिवार में किसी ना किसी का चिट्टा मोतिया का ऑपरेशन जरूर हुआ होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको, हर कोई इंसान जो है, मोतिया बनने का एक प्रोसेस होता है। ये टाइम पे धीरे धीरे करके बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी आंख में चिट्टा मोतिया बनने का प्रोसेस शुरू हो गया कि आपका ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़रूरी है चीज़ कि आपका डिटेक्ट हो जाए कि आपका मोतिया है। अगर डिटेक्ट हो भी जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं उम्र के साथ साथ, उसी की तरह हमारे लेंस जो है उसमें हल्का सा सफ़ेदी आना शुरू होता है। वो एक ग्रेजुअल और बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस होता है। तो इसलिए से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि आपकी आंख में मोतिया आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑपरेशन थिएटर जाना है। इसका मतलब ये है कि आपकी निगाह जो है धीरे धीरे करके कम होगी, और ये धीरे धीरे कम होगा। तो इसलिए आपको पहले डॉक्टर्स आपको दूर की और नज़दीक की ऐनक देते हैं, चश्मा देते हैं, और चश्मे के साथ जितनी देर तक आपका काम चल रहा हो वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद या साल में एक बार एक रूटीन आई चेकअप कराना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मोतिया बनने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। जैसे डायबिटीज़ है, वो बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें चिट्टा मोतिया थोड़ा एज से जल्दी बन जाता है लोगों का, और उसका जो बढ़ने का जो स्पीड है वो भी जल्दी होता है। दूसरा होता है स्टीरॉइड। कोई इंसान अगर किसी और बीमारी के लिए, चाहे वो गठिया की बीमारी हो या कोई और शरीर की बीमारी हो, जिनके लिए वो स्टीरॉइड्स लेते हो, तो स्टीरॉइड की वजह से ही ये जो चिट्टा मोतिया बनने का प्रोसेस वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये कि बच्चों में भी, जिन बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम या कोई और बीमारी होती है जिनके लिए उनको जिंदगी भर स्टीरॉइड की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों में भी एज के साथ साथ नहीं, लेकिन एज से पहले ही, उम्र से पहले ही उनको चिट्टा मोतिया बन जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए ज़्यादा जल्दी स्क्रीनिंग ज़रूरी है और टाइम से डिटेक्ट हो जाए, ताकि जिस बीमारी की वजह से या जिस दवाई की वजह से उनको चिट्टा मोतिया बन रहा है उस दवाई को रोक दिया जाए। जैसे कोई स्टीरॉइड होता है तो हम लोग रूटीनली हमारे हॉस्पिटल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स की आई स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड की वजह से चिट्टा मोतिया भी बन जाता है, काला मोतिया ग्लौकोमा भी बनता है। तो इसलिए हमें स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी बीमारी, दवाई की वजह से अगर कोई बीमारी बन रही है तो उस दवाई को रोकने से चिट्टा मोतिया का प्रोग्रेस भी रुक सकता है। और डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ कंट्रोल ज़रूरी है। तो पेशेंट्स को रेगुलर स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। जो कैटरेक्ट सर्जरीज के बाद लेंसेज लगाना होता है तो उनका खर्चा और ये कैसे कैसे टाइप का लेंसेज होता है, इसके बारे में थोड़ा। हाँ जी, जैसे अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि पहले ज़माने में बहुत लेंस की ऑप्शंस बहुत कम थी लोगों के लिए। लेकिन अभी जो है चिट्टा मोतिया का ऑपरेशन माना जाता है एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी। पहले उसको एक कैटरेक्ट सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी मानी जाती थी, अब उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी। क्योंकि अब ये ज़माना इतना बदल गया है, लोगों की डिमांड्स बदल गई हैं, क्योंकि अवेयरनेस बदल गई है। तो पहले होता था कि कोई बात नहीं, अब उम्र के साथ हमारा मोतिया बन गया और मोतिया के साथ ही हम जी लेंगे। आजकल जो होता है, लोगों के लाइफ स्पैन, लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया है। तो लोग चाहते हैं कि वो जितनी ज़्यादा उम्र तक अपनी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। तो उसी के डिमांड्स को लेते हुए बेस्ट क्वालिटी विजन देने के लिए इतनी अच्छी बढ़िया तरह के लेंसेज आए हैं मार्केट में। और जो हम अभी पेशेंट्स को हम फ्रीली और बहुत ही ओपनली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस थे। अभी होता है जैसे चिट्टा मोतिया रूटीनली हर कोई इंसान को हर कोई लेंस सूटेबल नहीं होता। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो
नॉर्मल एज के लिए, जैसे किसी को चिटा मोतिया है और उनको रूटीन काम जो है नज़दीक का नहीं करना है, पढ़ने लिखने का काम लोग नहीं करना चाहते, वो सिर्फ खेत में काम करना चाहते हैं या रूटीन ऐसे घर पे बैठते हैं, उनको कोई नज़दीक का काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको रूटीन मोनोफोकल लेंस करके एक लेंस आता है, वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक है और मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करता हूँ और मुझे टाइम टू टाइम ड्राइविंग की या लिखने पढ़ने का काम है, तो उनके लिए स्पेशल लेंसेज आते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टीफोकल लेंसेज या बोलते हैं ईडॉफ लेंसेज। जो मल्टीफोकल लेंस होता है वो लेंस स्पेशलाइज्ड लेंस होती हैं जो दूर की निगाह तो साफ करती है, नज़दीक की निगाह भी साफ करती है, और इंटरमीडिएट विजन जो बोलते हैं, जो दूर भी नहीं नज़दीक भी नहीं, बीच वाले निगाह। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो देख सकें, मिरर में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, वो इंटरमीडिएट विजन होता है। तो वो करेक्शन करने वाले हमारे पास लेंसेज भी अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी पहले हमारे पास सिर्फ अमेरिकन लेंसेज होती थी, जो ये मल्टीफोकल लेंसेज होती है या ईडॉफ लेंसेज होते थे। अभी बहुत सारे इंडियन कंपनीज ये लेंसेज बनाने लग गई हैं, अपने इंडिया में ही बन रही है, मेक इन इंडिया। सो ये लेंसेज जो है चीपर प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे हम ये क्वालिटी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल, ये जो आयुष्मान भारत करके एक स्कीम आया था, उसमें भी कुछ लेंसेज कवर हो सकते हैं जो किसी पेशेंट। हाँ जी, आयुष्मान भारत एक बहुत ही सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हर कोई सर्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो अभी बहुत ही आसानी से आंखों की सर्जरी या किसी और शरीर की ऑपरेशन की सर्जरी भी अच्छे से अफोर्ड कर पाते हैं। और ये प्रोसेस भी काफ़ी इजी कर दिया है सरकार ने। अब ये है कि आयुष्मान का एक लिमिट होता है, हर किसी सर्जरी का एक कैप होता है, लिमिट होता है। तो बेसिक मोनोफोकल लेंसेज का जो है वो सरकार हमें आयुष्मान के अंदर कवर कर देती है, और लेंस भी अमेरिकन लेंस भी उसके अंदर कवर हो जाता है, इंडियन लेंस भी कवर हो जाता है। और जो एक बार जो लेंस लग गया वो क्या लाइफ लॉन्ग के लिए है कि इसमें इसके बाद? हाँ जी, लेंसेज जो हैं, जो हम अभी लेंस पावर कैलकुलेट करके लोगों की आंख में डालते हैं, वो जिंदगी भर के लिए हैं, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। जितने देर तक इंसान जिंदा रहेगा उनकी आंख में वो लेंस बना रहेगा। लेकिन बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि छोटे बच्चों में जो है आंख ग्रो हो रही है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा हो 1 महीने का या 2 महीने का बच्चा होगा, उनके अगर आंख का साइज देखा जाए और 18 साल की उम्र में उनका साइज जो है वो चेंज होगा। और लेंस जो है एक बार आंख में डल जाता है तो उसका साइज ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वो लेंस का पावर सेम रहेगा। तो छोटे बच्चों में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं और चश्मे का नंबर भी देना पड़ता है, क्योंकि हम जो है बच्चों को एक पावर, एक्स्ट्रा पावर रखते हैं आंख में, ताकि बाद में जब वो उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका पावर थोड़ा 0 के करीब आ जाता है। तो छोटे बच्चों में भी वो लेंसेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड लेंस बने जिसका पावर एज के साथ साथ चेंज हो, ये है। लेकिन बड़ों के लिए जो चिटा मोतिया रूटीन सर्जरी होती है, उनका लेंस का पावर चेंज नहीं होगा और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब हम ये जो ग्लोकोमा बीमारी है, लोग बोलते बहुत खतरनाक है, टाइम से नहीं देखा है तो ब्लाइंड होने की, इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को। हाँ जी, ग्लोकोमा या काला मोतिया एक बहुत ही गंभीर, या मैं बोलूँगी बहुत ही ज़रूरी बीमारी है, जिनके लिए पब्लिक अवेयरनेस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली अभी हम कोविड टाइम्स में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को काला मोतिया हो गया और उनको नहीं पता चला, और उनके या तो काला मोतिया उनको डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए टाइम टू टाइम अपने प्रेशर चेक कराने के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स के निगाह भी उनकी चली गई। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी जो है, अगर किसी को इस बीमारी के बारे में पता हो तो ये रोका जा सकता है। लेकिन किसी को अगर इस बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई पता नहीं हो इस बीमारी के बारे में, तो वो बिकॉज ऑफ उनके ना पता होने के कारण उनकी निगाह जो है जा सकती है, उनके नियर वंस की निगाह जा सकती है। काला मोतिया मेनली क्या होता है, एक बीमारी होती है आंखों की नस की बीमारी होती है, जो ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो हमारी जो आंख का प्रेशर, मेनली तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण ये काला मोतिया बन सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हम मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं वो होता है आंख का प्रेशर। तो अगर आपकी आंख का प्रेशर जो है नॉर्मल से थोड़ा ऊपर बन रहा हो, तो आपकी जो नस है ऑप्टिक नर्व के ऊपर दबाव पड़ता है, और
बहुत महीनों या सालों के बाद वो नर्व्स के दबाव के कारण उसके अंदर जो हमारे नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं, वो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस होता है, तो इंसान को नहीं पता चलेगा। अगर उनकी आंख में काला मोतिया हो भी और चल रहा हो वो प्रोसेस, उनका प्रेशर ज़्यादा हो या कुछ हो, तो उनको पहले नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में गैंग्लियन सेल्स होते हैं नर्व्स में, और वो धीरे धीरे करके घटते जाते हैं। लेकिन इस पे सबसे डरने वाली बात यह है कि ये जो नर्व्स होती हैं वो एक बार अगर लॉस हो जाए, अगर नस जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसको हम दोबारा से रिजुविनेट या दोबारा से नहीं बना सकते। वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो वो परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का एक कॉज हो जाता है। अगर हमने इसको टाइम पे डिटेक्ट किया, अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो डॉक्टर आपकी आंखों का प्रेशर चेक करेंगे, आपके ऑप्टिक नर्व का जो है स्टेटस देखेंगे। वो एक हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे मशीन्स होते हैं, जिसमें हम नर्व्स का पहले टाइम से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको आगे जाके ग्लॉकोमा डैमेज हो सकता है। विजुअल फील्ड एनालिसिस करके भी एक टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो है उससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, काला मोतिया आपको है कि नहीं, और फिर उसको हम रोक सकते हैं। या आपको इनिशियली अगर आपका प्रेशर उतना नहीं है लेकिन आपको काला मोतिया बनने का शक है, तो हम रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं। अगर आपको काला मोतिया बन चुका है, आपकी आंख के प्रेशर के हिसाब से दवाई से उस प्रेशर को कम किया जा सकता है, ताकि ऑप्टिक नर्व पे, आपकी नस पे दबाव ना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि आपके घर के पास इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि ऑप्टिक नर्व की टेस्ट ना किया जाए या विजुअल फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर डॉक्टर आपके आंख में नर्व को देख लें, तो नर्व की शेप को देख के या नर्व आपकी नस के साइज को देख के, उसको आकार को देख के भी वो बता सकते हैं कि आंख में काला मोतिया है भी कि नहीं। सिंपल टेस्ट से भी पता चल सकता है। तो इतना वो सोफिस्टिकेटेड सेटअप होने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है लोगों के लिए अपना अवेयरनेस होना कि काला मोतिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसके लिए आप अपनी आंखों को स्क्रीन करा सकते हैं। तो ये नहीं है कि हर कोई अपनी आंखों को स्क्रीन कराए। हम ये मानते हैं कि 40 या 50 साल की उम्र से ऊपर काला मोतिया बनने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपके परिवार में अगर किसी को काला मोतिया है, तो उनके लिए भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आंखों को स्क्रीन कराएं। तो ग्लॉकोमा स्क्रीनिंग या काला मोतिया के लिए चेकअप कराना वो ज़रूरी होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने में चेक कराना है, या आप साल में एक बार भी जाके अपनी आंखों को चेक करा सकते हैं, जिससे ये इतनी गंभीर बीमारी रोकी जा सकती है। और टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज भी होता है। अब हम बात करेंगे जो आई ट्रांसप्लांट यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बारे में। आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को किस सूरत में आई ट्रांसप्लांट कर सकता है और करना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को इस पुतली के बारे में या तो अपने कॉर्निया के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता। लोगों को मोतिया के बारे में पता होता है, कुछ लोगों को काला मोतिया के बारे में भी पता होता है, लेकिन जो कॉर्निया जो एक्चुअल में क्या है, हमारे आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट सा एक आकार सा, गोल आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। आप लोगों को हमें कॉर्निया नहीं दिखे, क्योंकि एक शीशे की तरह होता है, आंख का शीशा। तो ये कॉर्निया जो है, और या पुतली जो बोलते हैं हिंदी में, ये आपके ना आंखों को एक लाइट ट्रांसमिट करने का, अपने दिमाग तक आपकी लाइट, जो बाहर की लाइट पहुंचाती है। अगर इसमें कोई भी सफ़ेदी आ जाती है चोट की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या ऑपरेशन के बाद भी अगर आपके पुतली के ऊपर ज़्यादा चोट लगी हो, तो उससे भी पुतली के चिट्टापन आ सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की ऑप्टिक नस भी बिल्कुल सही होती है, उनको छोटा मोतिया भी नहीं होता, काला मोतिया भी नहीं होता, लेकिन उनकी निगाह तब भी कम होती है, क्योंकि उनकी आंखों का जो शीशा है वो सफ़ेद पड़ चुका होता है। अब ये चीज़ जो है हर किसी उम्र में हो सकता है, छोटे से छोटे बच्चों में भी हो सकता है इन्फेक्शन या चोट के कारण, और ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। तो इसलिए हमने पुतली की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका पुतली डैमेज हो जाता है, अगर हल्का सा डैमेज होता है, तो लेज़र से भी उसको ठीक किया जा सकता है, जो ऊपरी परत अगर आपकी खराब हो तो। लेकिन पूरा का पूरा हर पुतली की बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनमें चारों के चारों लेयर्स अगर अफेक्ट हो गए तो आपको पूरा पुतली को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिर्फ आगे के लेयर या पीछे का लेयर खराब हो, या एंडोथीलियम जो बोलते हैं, या एंटीरियर स्ट्रोमा बोलते हैं, आगे का लेयर, तो उसके लिए एडवांस सर्जरीज होती हैं, जिसमें सिर्फ आगे के लेयर को हटाया जा सकता है और दूसरा लेयर लगाया जा सकता है। दूसरा होता है एंडोथीलियल ट्रांसप्लांटेशन या डीमैक करके सर्जरीज होती हैं, जिसमें पुतली के पीछे वाला जो परत होता है उसी को हटाया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है,
और पहले हम पूरी की पूरी पुतली बदलते थे, अब हम पुतली का लेमिनर सर्जरी या लेयर बाय लेयर हटाते हैं, जिससे आंख में पुतली के फेल होने का रिस्क कम हो जाता है और लोगों की रोशनी की बनने की जो गुंजाइश होती है वो भी बढ़ जाती है। अगर किसी को आई जो डोनेट करना होगा तो मृत्यु के बाद कितने देर तक डोनेट कर सकते हैं और कहाँ संपर्क करना चाहिए? हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको चिट्टा मोतिया है तो आप लेंस बाहर से लेके आंख में डाल सकते हैं, लेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पुतली चेंज करने के लिए आपको किसी और इंसान की पुतली ही डालनी पड़ेगी। ह्यूमन कॉर्निया ही अवेलेबल होता है और वो होता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन। किसी इंसान का देहांत हो जाता है तो उस देहांत इंसान के जो परिवार वाले हैं या तो उन्होंने पहले से अपनी आंख प्लेज कर रखी हो, किसी का इच्छा हो कि उनकी आंखों का दान दिया जाए, वो कंसर्न माना जाता है। या परिवार वालों का अगर किसी ने अगर अपनी पुतली दान करनी है और परिवार वाले मानते हैं कि हाँ हमारे इनके रिश्तेदार के पुतली दान दी जाए, तो वो अलर्ट करते हैं आई बैंक को, नियरेस्ट हॉस्पिटल को या किसी भी आई बैंक को वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आई बैंक से जो पर्सनल होते हैं डॉक्टर्स और पूरी टीम आके कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कॉर्निया लेके बदल सकते हैं। बेस्ट तो यही रहता है कि कुछ ही घंटों के टाइम में ही अगर आपने पुतली डाल दी, क्योंकि पुतली का एक लाइफ स्पैन होता है, लेकिन हमारे पास अभी अच्छे अच्छे प्रिजर्वेटिव मीडियाज हैं जो पुतली को बिल्कुल ही ताज़ा या अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो वो हम अगर आपने किसी का देहांत होता है तो विदिन माना जाता है कि अगर 1 घंटे के अंदर भी आपने इन्फॉर्म कर दिया तो बेस्ट रहेगा, लेकिन आप 12 घंटे तक भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोग तो एक दिन के बाद भी बताते हैं, लेकिन यही होता है कि अगर देहांत के बाद जो है ना पुतली जो है वो धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती है, तो इसलिए जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे उतना जल्दी हम कॉर्निया को ले सकते हैं और फिर प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करने के बाद आप फिर जो वेटिंग लिस्ट में हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको आप जल्द से जल्द डाल सकते हैं, और जितना जल्दी ऑपरेशन हो उतना जल्दी क्वालिटी जो है पुतली का अच्छा रहता है और लोगों की निगाह बनने की क्षमता भी अच्छी रहती है। और एक चीज जो बच्चों में अक्सर दिखा रहे हैं, स्क्विंट जो देखते हैं, उनको करेक्शन के लिए इसके बारे में बताइए कि कैसे करेक्शन हो सकता है और कितना सक्सेस है? हाँ जी, ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें स्क्विंट जो हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों की आंख में स्क्विंट हमें दिखता है, लेकिन स्क्विंट जो होती है उसके लिए अगेन स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। और हर कोई भहंगापन जो होता है बच्चे में वो ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि सर भहंगापन का ऑपरेशन ही हो। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चश्मे का नंबर। अगर बच्चे के चश्मे का नंबर हमने टाइम पे चेक कर लिया और उससे बच्चे का भहंगापन काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। कुछ अलग टाइप का स्क्विंट होता है, भहंगापन होता है, जिसमें मसल की जो है वो रिजिड बन जाता है, तो उस केस में तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ लोगों के लिए ये है कि अगर आपके बच्चे की आंख में आपको भहंगापन लगता है तो दवाई डाल के बच्चों की आंख का नंबर चेक किया जाना चाहिए, और चश्मा अगर हो तो चश्मा ज़रूर लगाएं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये रेजिस्टेंस रहता है, वो नहीं चाहते कि बच्चा चश्मा लगाए, और बच्चे को नहीं पता होता कि उनके लिए सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। लेकिन पेरेंट्स को ये मानना चाहिए कि चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, और उनको अपने बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डॉक्टर बताते हैं चश्मा लगाना, चश्मे के बाद डॉक्टर एक एडवाइस करते हैं चेपी, उसे बोलते हैं पैचिंग थेरेपी, ओक्लूजन थेरेपी। तो जो अच्छी वाली आंख होती है, जो भहंगापन ज़्यादा नहीं होता, उसको चेपी कर लेते हैं, और दूसरी आंख से बच्चे को एक्सरसाइज, जो वीक वाली आंख होती है उसे एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है। अगर ये डिलीजेंटली बहुत ही अच्छे से अगर पेरेंट्स ने बच्चों को इनकरेज किया करने के लिए, उससे भी कई हद तक भहंगापन ठीक हो जाता है बच्चों में, और बड़े होके उनको फिर चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चश्मा ज़रूरत पड़े भी तब भी उनका भहंगापन कम हो जाता है, और उसके अलावा अगर रेजिडुअल जो स्क्विंट रहता है उनके लिए सर्जरी भी हो जाती है। मैम आखिर में आप पीजीआई में है तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिमाचल के पेशेंट्स और जैन के लद्दाख से पेशेंट आते होंगे, तो उनमें क्या क्या कॉमन सिम्टम्स पाया जाता है और उनको क्या आप एडवाइस देंगे? हाँ जी, पीजीआई में हम मोस्टली यही हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान और पंजाब एरिया, इस एरिया के पेशेंट्स को हम केटर करते हैं। तो मैं उन सबके लिए यही बोलूँगी कि सबको अवेयरनेस की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई दवाई अगर आप खा रहे हैं वो उस पर आँखों का असर तो नहीं पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ है, बच्चों में अगर एलर्जी है और बच्चों की आँखों में खारिश होती है, खुजली करते रहते हैं, तो बच्चे आँखों को मसलते ना रहे, क्योंकि इससे भी आँखों में बहुत सारे पुतली के ऊपर नुकसान हो सकता है। और दूसरा चीज़ है स्क्रीनिंग कराना, टाइम टू टाइम काला मोतिया और चिट्टा मोतिया के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। अगर किसी बच्चे को
आंख में आपको लग रहा है कि महंगापन है, तो उनका चश्मे का नंबर जरूर चेक कराएं और टाइम पे जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं चश्मा रेगुलरली डालें। ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आप बच्चे को नहीं डाल रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।